हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर का फर्स्ट पेज, जिसमें हमने देखा फ्रेडरिक सोर्यू ने जो अपना ड्रीम सोचा था कि इस तरीके से एक दिन यूरोप में डेमोक्रेसी कायम होगी और किस तरीके से सबको ह्यूमन चार्टर मिलेगा, लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और एक पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग के बारे में हमने डिटेल में जाना था। उस पेंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के भी, और कई बार बोर्ड में उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जाता है। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म किसे कहेंगे, इस चीज को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो 19th सेंचुरी में क्या होता था बच्चों, कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो इतनी बढ़ गई थी कि यूरोप के सभी कंट्रीज जो चाहते थे कि हमारा देश जो है एक नेशन स्टेट में तब्दील हो जाए। जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूलर्स वहां पर लंबे समय से शासन करते थे और जो अत्याचार करते थे, उससे जनता दुखी हो चुकी थी। और अब जनता ने ये सोच लिया था कि हम अपने देश को एक मॉडर्न स्टेट बनाकर रहेंगे। जो मॉडर्न स्टेट की उनकी कल्पना थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि पूरे देश पर कंट्रोल रखेगी और हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो आइडेंटिफाइड होगी। और इस तरीके से हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन किसी देश को देश कहने से पहले या नेशन स्टेट कहने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर रहने वाले लोग, जो सिटीजन्स हैं, उनकी एक जैसी सोच है। क्योंकि नेशन स्टेट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों का सेम कल्चर हो, सेम उनकी भावनाएं हो। जो रूलर्स लंबे समय तक उन पर अत्याचार कर रहे थे, तो उससे निजात पाने के लिए जनता में एक यूनिटी होती थी और वो स्ट्रगल करते थे, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा। कुछ कॉमन आइडियाज होने चाहिए, और ये कॉमन आइडिया जो है वो अति प्राचीन काल से नहीं बने बनाए होते हैं। इसको जनता बनाती है स्ट्रगल करके, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़के। और उनमें से ही कोई लीडर होते हैं जो अपने देश की जनता को मोटिवेट करते हैं अपने देश के लिए। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो डाइवर्स पॉपुलेशन है यूरोप की, अलग अलग कंट्री की, वो अपने अपने देश को किस तरीके से नेशन स्टेट बनाने के लिए अपने देश की जनता को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करती थी 19th सेंचुरी के यूरोपीय समय में। यहाँ हम देख रहे हैं अर्नस्ट रेनन के बारे में, जिन्होंने डेफिनेशन दी है व्हाट इज अ नेशन, यानी हम राष्ट्र किसे कहेंगे। अर्नस्ट रेनन जो थे वो फ्रांस के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और इन्होंने सोरबन नामक एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर 1882 में अपना एक लेक्चर डिलीवर किया था। उस लेक्चर में इन्होंने नेशन के डेफिनेशन को बताया था कि हम किसे नेशन कहेंगे। ये लेक्चर बाद में एक ऐसे फॉर्म में पब्लिश हुआ था जिसका टॉपिक था व्हाट इज अ नेशन। इस ऐसे में रेनर ने इस बात का क्रिटिसाइज किया कि जो नेशंस हैं, आम लोगों के द्वारा या किसी और के द्वारा जो नेशन की परिभाषा दी गई है वो पूर्णतः गलत है। क्योंकि उनका ये कहना था, नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। क्योंकि बाकी लोगों ने ये कहा कि राष्ट्र हम उसे कहेंगे जिसमें एक कॉमन लैंग्वेज हो, यानी सब लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हों, सबकी जाति एक जैसी हो, रिलीजन एक जैसा हो, और वो टेरिटरी, उनकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है उस देश की, वो एक जैसी हो। एक जैसी से मतलब है एक निश्चित उसका दायरा हो। उसको आमतौर पर सभी लोगों ने नेशन का दर्जा दिया है। लेकिन रेनन कहते हैं
नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवोर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। इसका मतलब है कि राष्ट्र हम उसे कहेंगे जहां उसकी चरम सीमा हमें ये बताती है कि इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है और वहां के नागरिकों ने अपने उस इलाके के लिए, उस देश के लिए बलिदान दिया है। वो अपने देश के प्रति समर्पित रहे हैं। उनका एक गौरवशाली अतीत रहा है जहाँ के जो बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने अपने देश की मान मर्यादा, ग्लोरी को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया है, सेक्रीफाइस किया है। दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। मीन्स वो एक सामाजिक संपत्ति है। इसी संपत्ति पर किसी राष्ट्र का आइडिया कायम होता है। राष्ट्र का आइडिया से मतलब है उस राष्ट्र को हम परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ, इसे हम एक राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं। उस राष्ट्र के लोगों का जो इच्छा है, प्रेजेंट टाइम में भी अपने राष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए जो उनकी इच्छाएं हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति महान कार्य करने की उनकी भावना होनी चाहिए। और अभी भी उनके मन में ये होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के प्रति जब भी जरूरत पड़े, हम उसके लिए त्याग करने के लिए तत्पर है। ये कुछ असेंशियल कंडीशन रैनन ने बताई है कि इसी से संगठित रूप से किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। किसी राष्ट्र की उपस्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ दैनिक जीवन में जो पब्लिक है, वहाँ की जो नागरिक है वहाँ के, उनकी क्या मंशा है। प्लेबिसाइड का मतलब है जनमत संग्रह, यानी वो जनता क्या चाहती है अपने राष्ट्र के बारे में। A province is its inhabitants. If when anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. It means वहाँ के जो नागरिक है वो ये कंसल्ट करेंगे या उनके पास ये अधिकार सुरक्षित है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। किसी भी राष्ट्र को हम राष्ट्र का दर्जा तब दे सकते हैं कि उस राष्ट्र में ऐसी भावना ना हो कि वो दूसरे राष्ट्र को जबरदस्ती अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाए। राष्ट्र को हम तब राष्ट्र कह सकते हैं कि जब उसको चलाने वाला एक प्रमुख मास्टर हो। मास्टर से मतलब है जो मुख्य सरकार है, और उस सरकार के सपोर्टर सभी देशवासी हो, तब हम उसे राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं। तो इसका सारांश ये निकला कि जब भी हम किसी राष्ट्र को राष्ट्र का दर्जा देंगे तो इस आधार पर हमें देना चाहिए कि वहाँ की जनता की जो कॉमन विल है, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं अपने देश के प्रति, इसके साथ साथ देश का जो गौरवशाली इतिहास है, उसके लिए वो समर्पित रहते हैं और वर्तमान समय में भी अपने देश के प्रति वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। ना कि इस आधार पर किसी को राष्ट्र का दर्जा दिया जा सकता है कि वहाँ पर एक जैसा धर्म अपनाया जाता है, एक जैसी भाषा बोली जाती है। इस आधार पर हम किसी को राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकते। तो एग्जाम की पर्पस ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको तैयार करना है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें भेजिए। थैंक यू।